ओम शांति। 25 मार्च 1995। संकल्प श्रेष्ठ तो सब श्रेष्ठ हुआ ही पड़ा है। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं तो मुश्किल लगता है ना। इतना अभी करना है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो भी यह कमजोरी नहीं गई। अगर फाउंडेशन को चेक किया तो 4 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। फिर देखो आपकी मनसा सेवा कितनी फास्ट होती है। अभी मनसा शक्ति वेस्ट जाती है, काम में नहीं लगती है, और जब बचत होगी तो काम में लगेगी ना। फिर मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। चलते फिरते लाइट हाउस, माइट हाउस अनुभव होंगे। लाइट हाउस एक एक के पास जाकर नहीं कहता, क्या नहीं कहता, मेरे से लाइट ले लो, और क्या नहीं कहता, मैं लाइट हाउस हूं, आपको कहाँ जाना है, और क्या नहीं कहता। लाइट हाउस मैं रास्ता बताता हूँ, मुझसे पूछो मेरी कितनी लाइट है जरा देखो। लाइट हाउस एक एक के पास जाकर नहीं कहता, दूर से ही इशारा करता है, रास्ता ये है। तो आप सभी चमकते हुए डायमंड, लाइट हाउस, माइट हाउस हो जाएंगे तो विश्व में अंधकार रहेगा क्या? ये पसंद है या सिर्फ डायमंड जुबली के प्रोग्राम करेंगे और डायमंड जुबली पूरी हो गई? 25 मार्च 1995। संकल्प श्रेष्ठ तो सब श्रेष्ठ हुआ ही पड़ा है। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं तो मुश्किल लगता है। इतना अभी करना है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो भी यह कमजोरी नहीं गई। अगर फाउंडेशन को चेक किया तो कितना समय नहीं लगना चाहिए? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड भी नहीं लगने चाहिए। फिर देखो आपकी मनसा सेवा कितनी फास्ट होती है। अभी मनसा शक्ति वेस्ट जाती है, काम में नहीं लगती, और जब बचत होगी तो काम में लगेगी ना। फिर मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। चलते फिरते लाइट हाउस, माइट हाउस अनुभव करेंगे। लाइट हाउस एक एक के पास जाकर नहीं कहता, दूर से ही इशारा करता है, रास्ता यह है। तो आप सभी चैतन्य लाइट हाउस, माइट हाउस हो जाएंगे तो विश्व में अंधकार रहेगा क्या? ये पसंद है या सिर्फ डायमंड जुबली के प्रोग्राम करेंगे और डायमंड जुबली पूरी हुई? संकल्प श्रेष्ठ तो सब श्रेष्ठ हुआ ही पड़ा है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, फिर भी यह कमजोरी नहीं गई। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो कितना समय नहीं लगेगा? 4 सेकेंड। परंतु संकल्प कैसा हो? शक्तिशाली हो, श्रेष्ठ हो। बाबा ने कहा है संकल्प शक्ति वेस्ट जाती है, संकल्प शक्ति की बचत करो। थॉट पावर, थॉट एनर्जी, संकल्प की जो ऊर्जा है वो व्यर्थ जाती है। यदि यही संकल्प श्रेष्ठ हो जाए, यही संकल्प शक्तिशाली हो जाए, तो सब कुछ श्रेष्ठ हुआ ही पड़ा है। काम किस पर करना है? संकल्पों पर। संकल्पों की चेकिंग, थॉट चेकिंग, थॉट डायरी। कौन सी डायरी मेंटेन करनी है धीरज भाई? थॉट डायरी। थॉट डायरी अर्थात
विचारों की डायरी। किस प्रकार के विचार चले। एक सिचुएशन अचानक आ गई, बहुत जबरदस्त नेगेटिव सिचुएशन एक कॉलम, हमारे थॉट क्या थे दूसरा कॉलम, इसे कहा जाता है थॉट डायरी। तीसरा कॉलम, परिणाम क्या निकला। चौथा कॉलम, क्या होने चाहिए थे या हो सकते थे। एक है संकल्प, एक है परिस्थिति, नेगेटिव आ गई तो किस प्रकार के थॉट आए। दूसरा है उसका परिणाम क्या हुआ। वो सारे परिणाम में ये आई क्यों परिस्थिति, बहुत सारे उसमें सारे विचार, और उसी परिस्थिति में किस प्रकार के विचार होने चाहिए थे। इसे कहा जाता है थॉट डायरी। तो क्या मेंटेन करना है नए वर्ष में। थॉट डायरी, विचार की डायरी। यदि संकल्प श्रेष्ठ है, यदि संकल्प शक्तिशाली है, तो असंभव सी लगने वाली परिस्थिति, असंभव से लगने वाले कार्य सेवा संभव हो जाएंगे। कितनी ही नेगेटिव परिस्थिति है पॉजिटिव हो सकती है, कितनी ही विषम परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, हम उसे अनुकूल बना सकते हैं। किससे। परिस्थिति से लड़कर नहीं, संकल्प से, संकल्प शक्ति से। कल की मुरली में कहा था बाबा ने, वो वार नहीं करेंगे विघ्न और समस्याएं। अनुभवी जो होते हैं उन पर विघ्न समस्याएं वार नहीं, खेल समझते हो। कितनी भी असंभव सी लगने वाली परिस्थिति, एक काल्पनिक कहानी है। किसी राजा का अपने मित्र राजा से वाद विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि परिस्थिति युद्ध की निर्माण हो गई। राजा के पास एक तलवार थी, किंग स्वॉर्ड। राजा की जो तलवार, जो सबसे शक्तिशाली तलवार थी, उस तलवार ने आज तक कभी कोई युद्ध नहीं खेला था, क्योंकि राज्य में निरंतर शांति थी। तो उस तलवार को लगा कि मैं भी युद्ध देखूं क्या होता है। इस युद्ध में बहुत उमंग भर गया। युद्ध हुआ पहला दिन, और जो उस तलवार ने देखा, जो उसने सोचा था सब कुछ उसके विपरीत था। उसने तो सोचा था खुशियां ही खुशियां होगी युद्ध में, चारों ओर तलवारें नाचेंगी, आवाजें होगी, गीत होगा, नृत्य होगा। परंतु पहली बार जब उस तलवार ने युद्ध देखा तो पाया चारों ओर दुख ही दुख, दर्द, चीखो पुकार, रक्त से रंजित भूमि, सैनिक घायल, भूख, प्यास, पीड़ा। ये सारा दृश्य देखकर वो तलवार बहुत दुखी हो गई और दूसरे दिन अब उसे जाना था लड़ने के लिए। वो सोचने लगी मैं क्या करूं कि इस युद्ध को रोक दूं, और उसने ऐसा कुछ कर दिया कि युद्ध रुक गया। क्या किया होगा। संकल्प तो कर लिया, श्रेष्ठ संकल्प किया कि कैसे भी करके इस युद्ध को रोकना है। कथा काल्पनिक है, उसने एक संकल्प किया, वो वाइब्रेट होने लगी, हिलने लगी, और देखा कि थोड़ा थोड़ा आवाज आने लगा है। बस सोची कि जोर से अगर हिलूं तो क्या हो जाएगा, तो जोर से हिलने लगी, तो और जोर से आवाज आने लगा। बाकी तलवारें पूछने लगी क्या हुआ भाई, क्यों हिल रहे हो इतना। तो उस तलवार ने कहा कि मुझे युद्ध बिल्कुल पसंद नहीं। बाकी तलवारों ने कहा हमें भी पसंद नहीं है, परंतु कर क्या सकते हैं। राजा की तलवार ने कहा एक काम कर सकते हम, अगर जोर से आवाज करे ऐसी रात भर हिलने का, तो कोई सो नहीं पाएगा। और सारी तलवारें जोर जोर से वाइब्रेट करने लगी, हिलने लगी रात भर,
इन तलवारों की आवाज सुनकर शत्रु की जो शिविर था और वहां की तलवारें, वो भी जो युद्ध नहीं चाहती थी, उन्होंने सोचा ये अच्छा तरीका है, तो वो तलवारें भी हिलने लगी, वाइब्रेट करने लगी, और रात भर तलवारों का आवाज ही आवाज, आवाज ही आवाज। ना तो सैनिक सो पाए, ना राजा सो पाया। तो सुबह जब उठे, जब सुबह हुई तो सब सो गए शाम तक। फिर सोचा दूसरे दिन युद्ध करेंगे, परंतु तलवारों ने फिर रात भर आवाजें, नहीं सो पाए। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए और फिर दोनों राजाएं बहुत परेशान हो गए, मिलने लगे बीच बीच में, अब क्या किया जाए, और सोचा अब एक ही मार्ग है, संधि कर लेते। और दोनों ने फिर उनसे मैत्री कर ली। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि संकल्प हमारे हाथ में है। क्या संकल्प करना है? परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, परंतु संकल्पों को जरूर बदल सकते हैं, और संकल्प बदलते ही परिस्थिति बदल जाएगी, चाहे कितनी भी असंभव सी दिखने वाली हो, कितना ही नकारात्मक ऊर्जा वाली हो। संकल्प हमारे वश में है, संकल्प हमारे हाथ में है। परंतु यहाँ बाबा कह रहे हैं क्या करो इसकी। क्या होता है संकल्प? अभिमनसा शक्ति वेस्ट जाती है, काम में नहीं लगती, और जब बचत होगी तो काम में लगेगी। फिर क्या बन जाएंगे? चलते फिरते लाइट हाउस। इस लाइट हाउस के सामने वो व्हाइट हाउस क्या है विठल भाई? वो विनाशकारी है। ये स्थापना करने वाला है। व्हाइट हाउस शब्द जब कहा जाता है तो मेटोनॉमी कहते हैं, इंग्लिश में इसे मेटोनॉमी कहा जाता है। मेटोनॉमी अर्थात व्हाइट हाउस अर्थात वो मकान नहीं, प्रेसिडेंट और उसके एडवाइजरी जो भी है उसको व्हाइट हाउस कहा जाता है। द व्हाइट हाउस अनाउंस्ड दैट, मतलब प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है, फिगर ऑफ स्पीच। पांडव भवन ने यह निर्णय लिया है, अर्थात पांडव भवन में जो अधिकारी है उनका ये निर्णय। उसी तरह व्हाइट हाउस अर्थात वहां रहने वाले, परंतु वहां रहने वाले जो भी आज तक हुए, चाहे जॉन एडम से लेके पहला प्रेसिडेंट से लेके बैरक ओबामा तक, किसी को भी वह लाइट हाउस स्थिति का अनुभव नहीं है। बाबा कह रहे तुम लाइट हाउस हो। वो रहते हैं व्हाइट हाउस में, परंतु अंदर डार्क है, लाइट नहीं है। पहला प्रेसिडेंट जो था जॉन एडम, जून 1800 में बना व्हाइट हाउस। उसने कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। व्हाइट हाउस तो बन गया, उसकी भी बड़ी कहानी है कैसे बना, परंतु मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लॉर्ड इस व्हाइट हाउस में आज के बाद जो भी रहने आएगा प्रेसिडेंट, वो वाइस और ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। May only wise and honest men live under the roof of this house. तो वो है व्हाइट हाउस। हम सब कौन है? लाइट हाउस। हमारी उपस्थिति ही काफी है, उपस्थित है और लाइट फैल रहा है। लाइट हाउस को एक एक के पास जाकर नहीं कहना होता है, दूर से ही इशारा करता है। क्या करता है इशारा? रास्ता यह है। आज कौन सी बात का अभ्यास करना है? कल रात बताया था, मैं कौन हूं? चैतन्य दीपक हूं। मेरी रोशनी फैल रही है और क्या कर रही है? विश्व के ऊपर छत्र छाया बन रही है। विश्व का अंधकार दूर हो रहा है।
मैं लाइट हाउस हूँ। शक्तिशाली स्थिति, बाबा ने कहा था लाइट हाउस स्थिति, शक्तिशाली स्वरूप, लाइट हाउस स्वरूप, स्वस्वरूप में भी स्थित है और सेवाएं भी हो रही है, दोनों चीजें। तो मैं चैतन्य दीपक हूँ। मेरा संबंध डायरेक्ट किससे है? जागती ज्योत से, सदा जागती ज्योत से। तो लाइट हाउस, चैतन्य दीपक, प्रकाश फैल रहा है, रोशनी फैल रही है, विश्व के ऊपर छत्र छाया है। विश्व की सभी आत्माएं अंधकार से मुक्त हो गई है और विश्व में आत्माएं सुरक्षित महसूस कर रही है। तो बाबा कह रहे हैं क्या करना है? थॉट की बचत, संकल्प शक्ति की बचत। अंग्रेजी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नाम का एक शब्द है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, कॉग्निशन अर्थात बोध, उसमें जो विकृतियां है, विचारों की विकृतियां, 10 प्रकार की विकृतियां गिनाई है। बाबा कह रहे हैं संकल्प शक्ति की बचत करो। संकल्प कहाँ वेस्ट जाते हैं, इसको यदि रोक दो तो 4 सेकंड लगेंगे सफलता के लिए, कमजोरी को मिटाने के लिए। ऐसे 10 प्रकार बताए हैं जहां पर संकल्प वेस्ट जाते हैं। उसमें सबसे पहला बताया है कि हमारे ये जो संकल्प है, थिंकिंग है, उसमें कहां कहां फॉल्ट है। सबसे पहले बताया है ऑल और नन थिंकिंग। ऑल एंड नन थिंकिंग अर्थात ये सोच लेना कि ये व्यक्ति या ये परिस्थिति पूरा ही गलत है। एक तो पूरा ही राइट है या पूरा ही गलत है। ये थॉट डिस्टॉर्शन है। ये विचारधारा जिसमें हम सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति है एकदम ही गलत है, इसमें कोई गुण नहीं है, उसकी कोई एक छोटी कमी देख ली और एक कंक्लूजन बना लिया। तो इसको ऑल एंड नन थिंकिंग कहा जाता है, जिसको ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट्स करना ये भी कहा जाता है। इस तरह की थिंकिंग जो है उसमें बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा होती है, बहुत सारी थॉट शक्ति, ऊर्जा वेस्ट चली जाती है। हमें एक एक संकल्पों की बचत करनी है, कंजर्वेशन, संरक्षण, एक एक संकल्प की बचत। तो ये पहले तो देखना होगा कि हमें अपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे कौन से संकल्प है कि जहां मेरी थॉट बहुत तेजी से खर्च हो जाते हैं। इस तरह की जो विचारधारा है ऑल और नन थिंकिंग, उसमें खर्च होती है। दूसरा कहा है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन मतलब ये कहना, उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ऑलवेज और नेवर। ये व्यक्ति हमेशा ही ऐसा करता है। किसी को देख लिया, किसी ने कोई कार्य ठीक से नहीं किया या हमें कुछ बोल दिया, हम कहते हैं ये क्या करता है, हमेशा ही ऐसा करता है। या फिर किसी को एक कार्य दिया, उसने वो नहीं किया, ये कहना ये कभी नहीं करेगा। ऑलवेज और नेवर, इन 2 शब्दों का प्रयोग निगेटिव अर्थों में कि इससे ये कभी होगा ही नहीं, ये कभी नहीं कर सकता, इसको ये काम दो ही मत, इसके बस की बात ही नहीं, एक बार दिया था देख लिया क्या हुआ। परंतु जगत ही बदल रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, तो क्या आत्माएं नहीं बदलेगी? क्या संस्कार नहीं बदल सकते? ओवर जनरलाइजेशन, ये भी थॉट डिस्टॉर्शन है, विकृति है विचार की। तीसरा है जिसे कहते हैं मेंटल फिल्टरिंग। लोग की ऐसी आदत है, कैसी भी परिस्थिति है उसमें से अच्छा छोड़ देते हैं और जो निगेटिव है उसको फिल्टर करके निकालते हैं। क्रीम,
इतना सब कुछ अच्छा हुआ है, परंतु उसमें निगेटिव क्या है? निगेटिव का मक्खन। इतना अभ्यास हो गया है ज्यादा कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी पॉजिटिव परिस्थिति हो, बहुत ही पॉजिटिव परिस्थिति है, परंतु निगेटिव निकाल ही देते हैं। अन्नोनानंद, स्वामी अन्नोनानंद, श्याम भाई ने हमें एक मैसेज भेजा था स्वामी अन्नोनानंद का, जिसमें एक पति अपनी पत्नी के साथ खड़ा है, तो वहां से कुत्ता भौंकते हुए आता है, तो पति अपनी पत्नी को अपने कंधों पर उठा लेता है और कुत्ता आता है और पति को काट लेता है। कुत्ता आता है जोर से और अपने पति को काट लेता है। वो पत्नी को काटने वाला होता है, परंतु पति अपनी पत्नी को उठा लेता है। तो पत्नी कहती है, तुम भी कैसे पति हो, अपनी पत्नी को ही उठा लिया कुत्ते को मारने के लिए। लोग पत्थर फेंक के मारते हैं, चाहे कितनी भी पॉजिटिव परिस्थिति हो, उसमें से निगेटिव ढूंढने की इतना आदत पक्की हो गई है, चाहे कुछ भी कितना भी पॉजिटिव हो जाए। बाबा में भी दोष निकालेंगे। बाबा मिलते थे ना इधर हिस्ट्री हॉल में विदेशियों से या मेडिटेशन हॉल में, 10-10 मिनट मिलते थे। कोई कोई पीछे बैठ के कहते थे, देखो बाबा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये सुधरने वाले हैं। 10-10 मिनट दे रहा है एक एक को, सुधरने वाले हैं कि इनके संस्कार भगवान को भी नहीं छोड़ते। तीसरा, चौथा है जंपिंग टू कंक्लूजन। जंपिंग टू कंक्लूजन, निष्कर्ष पर पहुंच जाना, कोई एविडेंस नहीं है पर मान लेना ऐसा है, सीधा कंक्लूजन पर। परिस्थिति आई और सीधा कंक्लूजन कर दिया, ये हुआ ऐसा ही। जैसे वो लक्ष्मण का उदाहरण है ना रामायण में, देखा भरत को आ रहा है, पहले तो देश से निकाला दे दिया, अभी किस लिए आया, युद्ध करने आ रहा है ताकि इसका रास्ता साफ हो जाए। उस दिन भी कहा था, राम का रिस्पांस क्या था, रात में बताया गया ये राज्य अभिषेक होगा कल तुम्हारा, दूसरे दिन बताया गया बन जाओ। तो राम का क्या रिस्पांस था, कब जाना है, परिस्थिति क्या थी, हैपनिंग क्या थी और रिस्पांस क्या था। परिस्थिति थी कि कल राज्याभिषेक होना है, पता चला वनवास जाना है। उत्तर क्या था, क्यों जाना है नहीं, क्यों जाना है अगर उत्तर होता तो ये रामायण ही नहीं घटता, महाभारत हो जाता रामायण के बदले। उत्तर था कब जाना है। चला भी गया और 3 मास के बाद देखो जंगल में चला गया, जो राज्याभिषेक होने वाला था जंगल में चला गया, और वो भी 3 मास के बाद में भाई आया चप्पल भी लेके चला गया, परंतु रिस्पांस पॉजिटिव रहा उसका। वो भी लेके चला गया, परंतु रिस्पांस एंड हैपनिंग क्या है और रिस्पांस क्या है। तो जंपिंग टू कंक्लूजन, लक्ष्मण का उदाहरण, देखा भरत को, परंतु वो तो किस भाव से आ रहा था पता ही नहीं, जंप किया कंक्लूजन पर। इसके लिए कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले, यहाँ पर कईयों ने उदाहरण दिया है बड़ी दादी के। कोई भी बहन समस्या लेके आती थी, दादी तुरंत नहीं देती थी, 1 हफ्ता योग करो, परिस्थिति उनको भी सेटल होने दो और वो खुद भी परिस्थिति का अध्ययन कर सकते हैं उस पीरियड में, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष देना। किसी ने बता दिया इसने ऐसा कहा तुम्हारे बारे में, कब कहा, क्यों कहा, अच्छा उसने कहा, मुझे पहले ही लग रहा था, कुछ ना कुछ हमेशा मेरे बारे में कहते ही रहते थे ये। नेक्स्ट, कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग, कैटास्ट्रोफी मतलब विनाश होता है। छोटा सा प्रॉब्लम है उसको बड़ा कर देना, राई का पर्वत पहाड़ बना देना, ये जो थॉट डिस्टॉर्शन है, विकृति है, ये है बात छोटी सी परंतु उसको बड़ा कर देना। एक बहुत सुंदर उदाहरण है यहाँ पर। एक व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति के बारे में कोई अफवाह सुनता है, उसको लगता है सही है,
सारे गांव में फैला देता है, सबको बताते फिरता है और सारे गांव में वो चर्चा होती है और दूसरे दिन उसे पता चलता है वो गलत था। अब उसे इतना पश्चाताप होता है, क्या करूं? अपने धर्म गुरु के पास जाता है, कहता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई, कोई मार्ग बताओ, अब करूं क्या? मैंने तो सारे गांव में फैला दिया उसके बारे में, जबकि वो बात झूठी थी। वह कहता है एक काम करो, फेदर होते हैं ना, फेदर को क्या कहते हैं हिंदी में? पंख। एक पंख वाला तकिया, तकिया जिसमें बहुत सारे छोटे 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 पंख है, वो पंख ले जाओ। अब उस पंख, वो तकिया को फाड़ दो और वो पंख सारे गांव में फैला दो और दूसरे दिन आना। तो वो जाता है, तकिया देता है, तकिया को फाड़ता है, सारे गांव में फैला देता है, जाता है गुरु के पास, दूसरे दिन जाता है। गुरु कहते हैं अब वो जो पंख जो गांव में फैलाए थे ना, अब एक एक चुन कर लेके आओ। वो कहता है ये तो असंभव है। उसी तरह जो फैला दिया किसी के बारे में, वो भी अब वापस नहीं लिया जा सकता, बड़ा मुश्किल है। पंख की तरह ही है वो पंख को कहां से चुनेंगे एक एक पंख को? इसके लिए अव्यक्त महावाक्य है, यदि तुम किसी की निंदा करोगे तो तुम्हारी दुगुनी निंदा होगी। सुना है ये वाक्य? अव्यक्त मूर्ति में आया है, एक 80s की कोई मूर्ति है। तुम्हारी दुगुनी निंदा होगी अगर तुम किसी की निंदा करोगे तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। उसके बाद में है इमोशनल रीजनिंग। जो मैं सोचता हूं वही राइट है इस परिस्थिति के बारे में, दूसरा कोई दृष्टिकोण ही नहीं। बस ये जो है, मैंने जो सोचा है इस परिस्थिति के बारे में, यही राइट है। इसको कहते हैं इमोशनल रीजनिंग। फिर उसके बाद में शुड्स एंड शुड नॉट्स। ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए। अंदर में ये भाव है, ये ऐसा ही है, ये कट्टरवादिता है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही करना है इसको। बस मैं ये सोचता हूं इसको ऐसा करना है तो ऐसा ही, सब ने ऐसा ही करना चाहिए। मैं इस मार्ग पे चलता हूं तो सब ने इसी मार्ग पर चलना चाहिए। मैं 2 बजे उठता हूं तो सब ने 2 बजे उठना चाहिए। अरे तुम दोपहर में आराम से सोते हो, दूसरे की दिनचर्या तो देखो। उसके पास समय नहीं है, दिन रात सेवाएं है। तुम्हारी दिनचर्या सबकी दिनचर्या नहीं हो सकती है। उसके बाद है लेबलिंग, लेबल करना, दूसरों के ऊपर स्टैंप लगा देना, परमानेंट लेबलिंग कर देना। कोई एक कमी दिखी उसकी, ये लेट आता है, परमानेंट स्टैंप लगा देना, हमेशा लेट आता है। जैसे वो एक पॉइंट कही थी पहले, नेवर और ओवर जनरलाइजेशन जिसको कहते हैं, उसी जैसा ये पॉइंट है लेबलिंग, जिसमें एविडेंस नहीं है, कुछ खास प्रमाण नहीं है, पर लेबल लगा दिया। उसके बाद में 9th है पर्सनलाइजेशन। ये एक बहुत खतरनाक पॉइंट है। पर्सनलाइजेशन मतलब हर परिस्थिति के लिए अपने को दोषी ठहराना। अभी सबको जाना था, बारिश आ गई, अपने को दोषी ठहराना। अरे वो परिस्थिति तुम्हारे वश के बाहर है, उसमें भी स्वयं को दोषी ठहराना। इंग्लिश में एक सिंड्रोम है, PMS सिंड्रोम, पुअर मी सिंड्रोम। पुअर मी, हर चीज के लिए गिल्ट फीलिंग, हर चीज के लिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हर चीज के लिए स्वयं को दोषी ठहराना। ये सेवा नहीं हुई, मेरी वजह से नहीं हुई, मैंने ये कर दिया ना, इसकी वजह से नहीं हुई। एक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को ही सब समझना कि मैं ही कर रहा हूं। उसके विरोध में ये है, वो भी खतरनाक है उतना ही। एक ऊपर, एकदम नीचे, एक तो शीर्षक। तो अपने को ब्लेम करना हर परिस्थिति के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे के जीवन में भी कुछ खराब हो गया, मेरी वजह से हुआ ये भी नहीं होना चाहिए। और अंतिम है मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन। अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को कम समझना और दूसरों को ही महान समझना। बस कोई कहे ये तुम में बहुत, अजय मेरे में नहीं है, बिल्कुल ही तुम में है। एक होता है नम्रता, ये नम्रता वाला नहीं, इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स वाला, मेरे में कुछ है ही नहीं,
मिनिमाइजेशन ऑफ योर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। हमारी जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है उसको बहुत छोटा समझना और दूसरे के पॉजिटिव को बहुत ज्यादा समझना। तुम बहुत महान हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, तुम ही बोलो, बोलना हमारे बस के काम का नहीं है। मैक्सिमाइजेशन, मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन, ये 10 बातें बताई है। आज के लिए होमवर्क है कि सारी 10 बातें अलग से लिखे और इस पर हमारे विचार कहाँ कहाँ इन बातों में है, कब कब मैं ये चीजों में, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी एक चीज होती है तो उसमें बहुत सारे विचारों की ऊर्जा नष्ट होती है, खींच लेती है ऊर्जा, और हमें बचत करना है, संकल्पों की बचत। तो कल 5 दिन के 5 होमवर्क बताए थे। आज का पहला होमवर्क है दीपक, कल ताज, परसों रस्सी, उसके बाद मंत्र, उसके बाद गुण। 5 दिन 5 चीजें। आज ज्योति हूं, चैतन्य दीपक हूं, तो मेरी ऊर्जा कहीं नष्ट नहीं होनी चाहिए। इन 10 बातों में इसको ढूंढो। 1, कल अभ्यास करेंगे ताज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी क्या क्या है। परसों अभ्यास करेंगे ब्रह्मा बाप से प्यार, 4 धाम की यात्रा है, प्रेम की ये रस्सी कभी ना टूटे, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, ये जीवन डोर उससे बांधी है। उसके बाद मन मना भव का मंत्र, कैसे मन मना भव रहे, और उसके बाद गुणों का अनुभव, कौन सा गुण बचा है। वो जो हिस्ट्री हॉल है वहां से आते जाते वो जो चार्ट लगा हुआ है 36 गुणों का, एक नजर उसमें दौड़ाना जब भी वहां से गुजरोगे, और देख जिस गुण पर पहले नजर पड़े अपने, चाहे उधर जा रहे हो या यहाँ इधर साइड जा रहे हो, ये सोचना, उस गुण के बारे में थोड़ी देर सोचना जब भी वहां से गुजरते हो। तब जिस गुण के ऊपर पहली नजर पड़ेगी उस गुण के बारे में सोचना, ये गुण मैंने धारण किया है। गुण को देखना, अपने को चेक करना, अटेंशन रखना, उसको भरना। अगर गुण में अनुभवी हो जाएंगे तो माया हिलाएगी नहीं, एक रस हो जाएंगे। कल की मुरली, न्यूयॉर्क से मुलाकात। एक गुण पर इकट्ठी तो पड़ती है नजर, पर फिर भी एक गुण पर हम फोकस कर ले, एक गुण पर नजर को टिका दे। जैसे अनुशासन, बस देख लिया अनुशासन को, ऐसे ही सरसरी नजर और आगे बढ़ गए। अनुशासन कैसे हो जीवन में। तो आज डॉक्टर्स को सकाश। हम शांति।